देखो यहाँ लिखा हुआ है कुछ स्पेशल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो स्पेशल या अभी वाला जो मॉडर्न परिभाषा ना उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। अब देखो जी इसमें क्या होता ना है कि वैसे जैव अणु, वैसे जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट बताया था ना जैव अणु है, या वैसे पदार्थ भी कर सकते हैं, वैसे जैव अणु जिनका जल अपघटन करने पर, काची करने पर, जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस, जल प्रवाहित करके मैंने जल के द्वारा अभिक्रिया करके उसको अलग अलग करेंगे, मैंने कि तोड़ेंगे, उसे कुछ बोलते हैं जल अपघटन, ठीक ना। और जल अपघटन होता ना है तो कोई एसिड वहाँ प्रेजेंट रहता है, कोई अम्ल की उपस्थिति में होता है, HCl या H2SO4, जो कि आगे पढ़ेंगे पता चलेगा। तो देखो जी कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे, तो वैसे जैव अणु, वैसे जैव अणु जिनका जल अपघटन करने पर, जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होगा, काची प्राप्त होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं स्लैश, स्लैश में या होता है, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त हो सकता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी प्राप्त हो सकता है। बताया था ना कि ग्लूकोज में जो रहता है से काची रहता है, एल्डिहाइड समूह रहता है, और फ्रक्टोज में कीटोन रहता है, तो दोनों रहता ना है। तो हम कह सकते हैं कि वैसे जैव अणु जिनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है तो उसे कौची कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और वही बता दिए थे कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम है सैकेराइड, और इसी के आधार पर प्रकार पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, जो कि आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो परिभाषा याद होगा। अब देखो बताए थे अभी कि पॉली माने बहुत सारा और हाइड्रोक्सी माने कौची, OH। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का अर्थ है ना कि OH ढेर मानी आएगा, बताया था ना ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर बताए थे, तो आगे भी मिलेगा वही बतिया। पॉलीहाइड्रोक्सी माने कि ढेर मानी OH रहेगा, 4 गो 5 गो जगह रहे, आगे पता चलेगा। और उसके बाद कह रहा है कि ओकरा में एल्डिहाइड जुड़ा रहेगा, तो हो गया कौन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, समझ में रहा है। वैसे अभी कह रहा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी प्राप्त हो सकता है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी माने कि ढेर मानी OH और कीटोन बॉन्ड CO बॉन्ड, तो इसको बोल देंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इसको बोल देंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये दोनों क्या है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक ना। और इतना में किसी को दिक्कत। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जब नाम लिखेंगे ना तो नाम लिखाता है केवल मोनोसैकेराइड का, मोनोसैकेराइड क्या है क्लासिफिकेशन में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कार्बोहाइड्रेट का जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो सिर्फ मोनोसैकेराइड का नाम लिखा जाता है, ठीक ना। अब देखो इसका जो सफिक्स होता ना है, सफिक्स, सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न, जो कि सबसे पीछे अंत में लगता है। तो इसका सफिक्स होता है ओज। और इससे पहले तो बतावे किए कि कार्बोहाइड्रेट के अंत में ओज लगा रहता है, जेकर अंत में ओज लगा रहा है समझ अगर कार्बोहाइड्रेट है तो सही बात है। कार्बोहाइड्रेट का सफिक्स क्या होता है, ओज। तो अगर एल्डिहाइड रहे, कौन सी रहे, ये बता रहा था ना, एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। तो जब एल्डिहाइड रहे तो इसको बोलेंगे एल्डोज, अंत में आ रहा है ओज। और जब कीटोन रहे तो इसको बोलेंगे कीटोज, अंत में आ रहा है ओज। यहाँ लिख रहे हैं अणु में सी से कार्बन, ठीक ना, अणु में कार्बन की संख्या। यहाँ लिख देते हैं एल्डिहाइड, एल्डी लिख देते हैं यानी एल्डिहाइड है, बॉन्ड CHO रहेगा। और यहाँ लिख देते हैं कुछ, हाँ कीट लिख देते हैं या कीटो कुछ लिखो, बॉन्ड CO बॉन्ड, यही ना होता है। अब देखो जी अगर अणु में कार्बन की संख्या रहे कितना, 3 से स्टार्ट किया जाता है, 1 2 का मतलब नहीं रहता इसमें, ठीक ना। तो 3 अगर है ना तो वैसे 3 के बाद 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इतना काफी है, ठीक ना। अब देखो तो जब अणु, कोई अणु रहे, मोलेकुल, अरे कोई फार्मूला रहे, ओकरा में कार्बन की संख्या कुछ रहे 3 गो रहे और एल्डिहाइड रहे, ऐसा हो सकता ना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अणु में कार्बन की संख्या 3 गो रहे लेकिन कीटोन रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब एल्डिहाइड रहे ना तो इसको बोलते हैं एल्डोट्राइओज, अभी बोला ना एल्डोज। और 3 अणु के लिए है तो इसको बोलते हैं एल्डोट्राइओज। तो अगर उसमें जाएंगे ना तो इसको बोलते हैं कीटोट्राइओज, कीटोट्राइओज, ठीक ना। 4 में आ जाएंगे तो इसको बोल देंगे एल्डोटेट्रोज, एल्डोटेट्रोज, तो इसको बोल देंगे कीटोटेट्रोज, आसान है, इसी बढ़ी चलना है। 5 रहेगा तो बोल देंगे एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज, इस ये हो जाएगा कीटो पेंटोज, इसको बोलो एल्डो हेक्सोज, इसको क्या बोलेंगे कीटो हेक्सोज या हेक्सोज, कुछ पर हो जाओ पढ़ आ जाएगा। 7 रहेगा तो क्या बोलेंगे एल्डो हेप्टोज, कोई विशेष नोमेनक्लेचर नहीं है, बस इतना ही इसका है, ठीक ना। यहाँ क्या लिख देंगे, इसका अर्थ हुआ ना कि देखो जी अगर कोई अणु में 6 कार्बन है
अगर कोई अणु में 6 कार्बन है और एल्डिहाइड क्रियाशील समूह है तो उसको बोल देंगे एल्डोहेक्सोज। कोई अणु में 6 कार्बन है लेकिन क्रियाशील समूह कीटोन है तो उसको बोल देंगे कीटोहेक्सोज। समझ में आ रहा है? यानी कि 6 कार्बन वाले एल्डिहाइड को एल्डोहेक्सोज और 6 कार्बन वाले कीटोन को कीटोहेक्सोज बोल सकते हैं कि ना। वैसे अगर 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड रहे तो एल्डोटेट्रोज बोल सकते हैं, और अगर 4 कार्बन वाला कीटोन रहे तो कीटोटेट्रोज बोल सकते हैं। तो इसको नोट करेंगे। चलो देखो जी, अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। यानी कि इसका हिंदी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, मैंने इसको बांट रहे हैं। तो बांटने का आधार अलग अलग है। जैसे देखो पहला हम लोग पढ़ेंगे ना, बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस नेचर, बेस्ड ऑन हाइड्रो, यानी कि इसका अर्थ हुआ ना कि जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के बोले ना अलग अलग आधार है, ठीक ना। जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे जल अपघटन के आधार पर। वही नहीं बता जल अपघटन क्या है, अरे कार्बोहाइड्रेट को जल के द्वारा अभिक्रिया कराएंगे किसी अम्ल की उपस्थिति में, उसको तोड़ देंगे, ठीक ना, तो उसी को बोलते हैं जल अपघटन, ठीक। तो जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस नेचर के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट है, 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार के? पहला देखो, पहला में पहला ऐसा लिख देते हैं, पहला को बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। देखो अभी बताया था कि सैकेराइड माने कार्बोहाइड्रेट होता है, और मोनो माने कि एगो अणु से मिलकर बनल होगा। अब हिंदी में भी वही हो जाएगा मोनोसैकेराइड, तो कोई फायदा नहीं है लिखे से। देखो दूसरा डाइसैकेराइड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे ना तो डाई नहीं पढ़ेंगे, ओलिगो पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे? ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड के अंदर जाएंगे तब पढ़ेंगे डाइसैकेराइड। इसी में आ जाएगा ट्राई, इसी में आ जाएगा टेट्रा, यानी 10 तक एकरा में आता है, 2 से 10 तक, ठीक ना, आगे मिलेगा। और बहुत ज्यादा अणु से मिलकर बन जाएगा तो तीसरा पढ़ लेंगे हम लोग को पॉलीसैकेराइड। तो यानी कहने का मतलब कि मोनो डाई पॉली हमने नहीं पढ़ेंगे, डाई इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक ना, डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे। तो फिर से जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक ना। देखो मोनोसैकेराइड में क्या होगा, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो केवल एक अणु से मिलकर बनल होगा, उसको और अगर तोड़ना चाहे तो टूटे उठेगा नहीं। ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेके 10 तक रहता है मोनोसैकेराइड के अणु। कैसे कै तक? 2 से 10 तक। और 10 से जब अधिक हो जाएगा ना, 10 से अधिक हो जाएगा ना, तो फिर किस में आ जाता है? पॉलीसैकेराइड में। तो इतना पहले लिखेंगे। तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के 3 प्रकार के, बोलो कौन कौन? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सबके डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड। सैकेराइड माने कार्बोहाइड्रेट और मोनो माने एक, यानी कि हम इसको बोलेंगे ना कि वैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ना है, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराएंगे ना, क्या कि जल अपघटन के आधार पर नहीं बांटा गया है, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराएंगे ना तो जल अपघटन होबे नहीं करता है। यानी कहने का मतलब कैसे होगा, मोनोसैकेराइड, मोनो माने एक, कि केवल एक ही गो अणु से मिलकर बनले है, केवल एगो है, तो वो 2 गो में कैसे टूटेगा? टूटेगा जी 2 गो। अरे अगर एक चीज है ये है तो 2 या 3 चीज में कैसे टूट सकता है? संभव नहीं है। तो इसका जल अपघटन होबे नहीं करता है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर, जिनका जल अपघटन करने पर और भी छोटे छोटे अणुओं या सैकेराइड माने कि कार्बोहाइड्रेट में विभाजित नहीं होते हैं, यानी कि टूटते नहीं हैं, उसी को बोल दिया जाता है मोनोसैकेराइड। याद हुआ? वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर और भी छोटे छोटे अणुओं में नहीं टूटते हैं, उसी को मोनोसैकेराइड कहा जाता है। अब मोनोसैकेराइड का 3 गो एकदम फेमस एग्जाम्पल होता है, ठीक ना, कौन कौन? ग्लूकोज, ठीक ना, फ्रक्टोज, और एक होता है ग्लैक्टोज, बताया था ना। मोनोसैकेराइड का यही एकदम 3 गो फेमस एग्जांपल है, कौन कौन? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। अब देखो जी, तीनों में अंतर है, लेकिन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? C6H12O6। बताया था ना कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता ना है, वही फ्रक्टोज का भी होता है और वही ग्लैक्टोज का भी होता है। हाँ, अंतर कब पता चलेगा? जब ये तीनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो इसका अंतर पता चलेगा। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है फिशर,
एक वैज्ञानिक है जिसका नाम जो है फिशर, इन्होंने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला दिया था, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और इसी के आधार पर फिशर नामक वैज्ञानिक ने बताए थे ना कि ग्लूकोज का संरचना कैसे बनेगा, फ्रक्टोज का कैसे बनेगा, गैलेक्टोज का कैसे बनेगा। तो साथ में इन तीनों का हम लोग संरचना देख लेते हैं। फार्मूला ही ना है C6H12O6, यही ना है तीनों का फार्मूला। तीनों माने कौन कौन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का बनाते हैं। क्या चीज बनाते हैं, देखो जी यहाँ लिख रहे हैं, बढ़िया देखना, यहाँ लिखते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का बनाते हैं, ठीक। तो बताए थे कि ग्लूकोज में कौन सा क्रियाशील समूह रहता है, एल्डिहाइड। ग्लूकोज में कौन सा क्रियाशील समूह रहता है, एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में रहता है कीटोन। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड रहता है, देखो। और एल्डिहाइड क्या होता है, बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का वैलेंसी केवल एक होता है, वैलेंसी माने एक तरह से संयोजकता, ठीक ना। अरे देखो ना, एक ही को ना बॉन्ड खाली है, तो एक तरह से इसका वैलेंसी है। जैसे कार्बन का ऐसा होता है ना 4, तो कहेंगे कि कार्बन के 4 वैलेंसी है, समझ में रहा है। ऑक्सीजन के कई गो है, 2 गो है। नाइट्रोजन के कई गो है, 3 गो है। तो वैसी एल्डिहाइड जो होता है से एक संयोजी होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए जब भी जुड़ेगा तो सिरा पर जुड़ा रहेगा। सिरा माने किनारे, एकदम साइड में। अब बताए भी हैं, पढ़े भी हैं, ठीक ना। यानी कि या तो सबसे ऊपरे रहेगा या तो सबसे नीचे रहेगा, बीच में नहीं हो सकता। बीच में कैसे रहेगा, केवल एक ही को वैलेंसी है, तो एक से एक ना चीज जुट सकता है, 2 को कैसे चीज जुटेगा, समझ में आ रहा है। तो जब भी रहेगा सिरा पे किनारे रहेगा, क्यों, क्योंकि एक संयोजी होता है। तो देखो सबसे ऊपर जोड़ देते हैं CHO को, सबसे ऊपर जोड़ दिया जाता है CHO को, ठीक ना। अब ऐसे लाइन पढ़ेंगे, ठीक। और यहाँ पर जोड़ देंगे CH2OH, क्या चीज जोड़ देंगे, CH2OH। अब इसको अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में थोड़ा आसानी होगा। सबसे ऊपर CHO, CH2OH। अब इसी को ऐसे हम पलट भी सकते हैं, बात एक है। जब भी रहेगा इस सिरा पे ही रहेगा, किनारा पे ही रहेगा, ठीक ना। तो एल्डिहाइड, ग्लूकोज में रहता है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को सिरा पर जोड़ दिए और एगो लाइन पार के सबसे नीचे जोड़ दिए CH2OH। अब देखो टोटल कै गो कार्बन हमने को हो गया है, यहाँ पर अभी लाइनवा में एक अब एक 2 गो न हुआ है, 6 गो टोटल होता है, 6 गो चाहिए लेकिन 2 गो, तो 4 गो होता है। 4 गो लाइन पारेंगे, देखो 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ है और यहाँ है और यहाँ। दिखा भी सकते हैं और ना भी दिखा सकते हैं। इसका एक ट्रिक बताते हैं, राइट लेफ्ट राइट राइट। ये बात है OH के लिए, राइट लेफ्ट राइट राइट। ये OH ग्रुप के लिए है, ठीक ना। पॉलीहाइड्रोक्सी बताया था ना भाई कि पॉली में ढेर मानी OH रहेगा, तो राइट में पहला बार लगाते हैं, यहाँ पर ही रहेगा, ठीक। उसके बाद लेफ्ट में अगला बार में, तो यहाँ पर ही लेफ्ट में रहेगा, फिर अब राइट और राइट, और जो बच गया फिर यहाँ पर CH से बॉन्ड को पूरा कर देंगे। यही आपका हो गया ग्लूकोज का फॉर्मूला, अति स्ट्रक्चर, जो कि फिशर नामक वैज्ञानिक। हम अपने थोड़ी फिशर बताया था कि किसको राइट में रखना है, किसको लेफ्ट में रखना है। तो याद करने का एकदम आसान तरीका है। फिर से ग्लूकोज में क्रियाशील समूह रहेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है एक संयोजी, इसलिए किनारा पर रखेंगे, सबसे नीचे जोड़ देंगे CH2OH। तो 1 1 2 गो हो गया और 4 गो लाइन पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। उसके बाद राइट लेफ्ट राइट राइट, यानी कि OH राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर राइट में, और बाकी जहां जहां बच गया बॉन्ड खाली है वहां CH को पूरा कर देंगे, हो गया ग्लूकोज। लेकिन बताया था कि किताब में कभी कभी लिख देगा डी ग्लूकोज, लिख देता है जी डी ग्लूकोज। तो डी एक बताए थे हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन जो चैप्टर था ना, उसमें एक बताया था कि डेकेस्टो रोटेटरी, और एक होता है लिवो रोटेटरी, एक होता है PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को जो दाईं ओर मुड़ेगा ना तो उसको डेकेस्टो रोटेटरी कहते हैं, और जो बाईं ओर मोड़ देता ना है उसको बोलते हैं लिवो रोटेटरी, यानी कि D और L। तो वही बात है, उससे मतलब नहीं, यहाँ खाली थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर इसमें अगर पहचानने का बात किया जाए तो देखना डी क्यों लिखेंगे, तो अंतिम से, तो बताओ शुरू इसको मान लिया तो अंतिम ही है, तो अंतिम से दूसरा कार्बन पर जाएंगे, तो पहला कार्बन है अंतिम में, और ये दूसरा, अंतिम से दूसरा कार्बन पर जाएंगे और OH देखेंगे कि किधर है, हाइड्रोक्सी ग्रुप किधर है, तो देखो दाईं ओर है कि ना है, अरे ऐसे ये अंतिम और ये दूसरा, तो दाईं ओर है, तो इसलिए यहाँ डी लिख देंगे डेकेस्टो। अब देखो जी बताए थे कि फ्रक्टोज में कीटोन रहता है, अरे फ्रक्टोज में कौन सा क्रियाशील समूह रहता है, कीटोन, और कीटोन यही ना है कीटोन, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर बना के। तो देखो जी कीटोन एक संयोजी नहीं है, 2 गुना बॉन्ड खाली है, कीटोन द्विसंयोजी है, तो कभी भी सिरा पर रहेगा, किनारे कैसे रहेगा, किनारे अगर ऐसा रख देंगे तो एगो बॉन्ड खाली रह जाएगा, तो गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जब भी आएगा तो किनारे नहीं आएगा, और किनारे के बाद आप कहीं लगा सकते हैं, अरे यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, बाकी आप यहाँ 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 कहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये भी नहीं करेगा तो आप प्रयास करेंगे कि अगला बार में लगा देंगे,
समझ में आ रहा है? तो देखो जी कैसे बनेगा, बताए थे कि एक लाइन ऐसा पढ़ेंगे, ठीक ना, यहाँ लिख देंगे CH2OH, ठीक, और यहाँ भी लिख देता हूँ वही बतिया CH2OH। अब देखो सिरा पर ऐसा कर दिए और इसके आगे यहाँ जोड़ देता है कीटोन, 1 2 2 4 बॉन्ड, बॉन्ड CO बॉन्ड कीटोन हो गया। अब देखो टोटल क्या कार्बन हो गया है, 1 2 3, तो 4 5 6, अरे हो गया कि ना हो गया। अब देखो इसका कैसे बनाएंगे, इसके सामने ई वाला है एक तरह से और इसके सामने ई वाला हो गया है, तो बाकी जो बच गया इसी छाप दो। देखो अब इसको हम OH भी लिख सकते हैं ना, तो इसको हम ऐसे करके कहीं कहीं लिख देगा HO, तो इसमें कोई सी को दुख अरे एक बात है। अब देखो यहाँ बच गया था H, फिर अगला बात में H, ये हो गया कुछ OH H OH, ये जो बन गया ना ये किसका बन गया, फ्रक्टोज का, और इसको भी हम डी फ्रक्टोज बोल सकते हैं कि ना। लास्ट से जो अगला कार्बन है, माने कि लास्ट कार्बन से जो दूसरा कार्बन है उसमें हाइड्रोक्स OH समूह किधर दाईं ओर, तो डी बोल सकते हैं। एक और बच गया कुछ गैलेक्टोज, अति डी गैलेक्टोज बोल सकते हैं, दाईं ओर लगा देंगे। तो अब देखो जी इसका कैसे बनेगा, तो हम बताए थे ना कि गैलेक्टोज जो होता है ना ऐसे ग्लूकोज जैसा एक तरह से होता है, खाली जो राइट लेफ्ट वाला जो सीक्वेंस है नहीं खाली चेंज होता है, ठीक ना, सब कुछ ऐसे रहेगा। देखना बनाते हैं यहाँ लोग रहा ना, देखो सब कुछ ऐसे रहेगा, यहाँ जोड़ देते हैं CHO और यहाँ जोड़ देते हैं CH2OH, ठीक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे तभी ना होगा। अब देखो इसका सीक्वेंस क्या था जी, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, यही ना बताए थे। OH समूह लगाने का सीक्वेंस क्या था, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ये बात दोनों याद रहेगा, बन जाएगा। अब देखो पहला बार में राइट में OH लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे, अब लेफ्ट में लगाएंगे, अब फिर लेफ्ट में लगाएंगे, और फिर अगला बार में राइट में लगा देंगे, अब बच गया जहाँ वहाँ H लगा देंगे, ठीक ना। तो यही आपका किसका बन गया, अंतिम से दूसरा कार्बन पर OH दाईं ओर है तो डी गैलेक्टोज, तो ये हो गया आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। ग्लूकोज में कौन सा क्रियाशील समूह रहता है, एल्डिहाइड, एक संयोजी होता है इसीलिए सिरा पर किनारा पर लगा देते हैं, ठीक। फ्रक्टोज में रहता है कीटोन समूह, क्रियाशील समूह, कीटोन एक संयोजी नहीं होता है, द्विसंयोजी होता है, तो किनारा पर नहीं लगा, और किनारा पर छोड़ के इसके बाद हम कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ लगा देंगे। उसके बाद देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर एकदम एक ही जैसा रहता है, देखने से पता चलता है, लेकिन इसमें जो OH जो पॉलीहाइड्रोक्सी जो ग्रुप है उसका सीक्वेंस थोड़ा अलग अलग रहता है। इसका सीक्वेंस है राइट लेफ्ट राइट राइट, और ये हो जाता है राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, समझ में आई। विशेषता तो किसका, मोनोसेकेराइड का ना, मोनोसेकेराइड पढ़ रहे हैं। अब देखो जी पहला विशेषता इसी छोटा छोटा है, इसको याद कर लेंगे। पहला विशेषता होता ना है, देखना है अभी लिखना नहीं है, ये जो होता ना है क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा ठोस होता है, अरे ठोस समझ रहा ना, जैसे नमक, नमक देखा है, नमक भी एक तरह से ठोस है, वो भी क्रिस्टलीय, जो दाना दाना छोटा छोटा दाना दाना के रूप में रहता ना है। और नमक है का पगलर रहता है, द्रव थोड़ी है, वो पगलाएंगे तो ना द्रव होगा, ठोसे रहता है, उसको ठोसे कहेंगे, समझ में रहा। तो नमके जैसा भी, जैसे ग्लूकोज नहीं देखा है, दाना दाना छोटा छोटा रहता है, सफेद भी रहता है, लिख भी सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला बात कि जो मोनोसेकेराइड है, तो मोनोसेकेराइड का विशेषता का अर्थ है ओकरा में जितना एग्जाम्पल है सब के बारे में चर्चा न हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज रहे, फ्रक्टोज रहे, गैलेक्टोज रहे, सब कॉमन इसका विशेषता है कि क्रिस्टलीय ठोस रहता है, सब एक जैसा रहेगा, ठीक ना। और देखो इसको जल में डालेंगे तो घुलेगा कि ना, बताओ ना घुलेगा जी, ग्लूकोज बिना घुले पी जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। और देखो एक आध गो, अच्छा स्वाद में मीठा होता है कि ना, स्वाद में मीठा ना होता है, अरे वही ने बताया, दुनिया का कोई भी चीज मीठा रहे कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट ना है, तो मीठा कम या ज्यादा रहेगा। जैसे रोटियों खाते हैं तो मीठा नहीं लगता है जी, चबाते चबाते नहीं लगता, मीठा लगता है ना। तो अगर चेक करना हो ना तो रोटी मुंह में डालेंगे और चबाएंगे 1-2 मिनट, और इसे हाथवा पर गिरा देंगे, क्या समझा, और फिर देखेंगे एकदम लिबिर लिबिर हो जाता है, और फिर देखेंगे कि बेकारे गिरा दिए, फिर खा जाएंगे, का जी ना, समझ रहा है। तो मीठा ही लगता है, चना उना भी फेंकते ना, चना उना भी फेंकते हैं ना, तो चबाई चाहे थोड़ा बहुत मीठा, आपका मीठा मैंने चीनी ही संतरा लगेगा, समझ में आ रहा है। अब देखो तो हम लिख सकते हैं कि स्वाद में मीठा होता है, स्वाद में
मीठा। और जो चीज स्वाद में मीठा होता ना है उसको शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्करा, इंग्लिश में शुगर। अरे वही चीनी एक तरह से हो गया, शर्करा कहते हैं, मैंने इसे शर्करा भी कहते हैं। समझ में आ रहा है इतना? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मोनोसेक्राइड का पहला विशेषता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में डालना पर घुल जाता है, स्वाद में थोड़ा बहुत मीठा होता है। और जब स्वाद में मीठा होता है इसीलिए मोनोसेक्राइड को शर्करा भी कह सकते हैं। तो मोनोसेक्राइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो मोनोसेक्राइड रहे या कार्बोहाइड्रेट रहे या ग्लूकोज रहे या फ्रक्टोज रहे या गैलेक्टोज रहे, उसको शर्करा भी कह सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत मीठा लगबे करता है। तो समझ में आ रहा है? उसके अलावा एक आध गो और एक बार और पूछते हैं कि जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो हो रहा था, परिभाषा में पढ़ा है? नहीं हो रहा था। अरे एक ही एकरा में अणु है तो इससे ज्यादा टूटबे नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जल अपघटन नहीं होता है। तो जल अपघटन इसके बाद जब पढ़ेंगे ना मोनोसेक्राइड के बाद ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, तो उस सबन के जल अपघटन होता है, जल अपघटन नहीं होता है। इतना में किसी को दुख। और ये जो होता है ना सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल, एकदम आसानी से तुरंत पच जाएगा। अभी बता रहे थे ना, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यानी पूछा जाए कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन है? मोनोसेक्राइड की, ओलिगोसेक्राइड की, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड सबसे सरल है, केवल एक अणु से मिलकर बन जाता है, आसानी से पच जाता है, ठीक ना? तो हो गया इसका विशेषता खत्म। इसके बाद अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड जब पढ़ेंगे ना तो उसी में पढ़ लेंगे डाइसेक्राइड, और उसके आगे पढ़ सकते हैं, पढ़े का मन होगा तो ट्राइसेक्राइड, फिर पढ़ सकते हैं टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड। तो उतना नहीं पढ़ना है, डाई तक मेन होता है, और डाई पढ़ के फिर पढ़ेंगे कुछ पॉलीसेक्राइड।